हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन चैनल पर आप सबका स्वागत है। जनरल साइंस की इस सीरीज में हमने रेडियो एक्टिविटी पार्ट 1 को पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी को समझेंगे। अल्फा डिके और बीटा डिके की जनरल इक्वेशन को समझेंगे। रेडियो एक्टिविटी एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, इस बात को जानेंगे। रेडियो आइसोटॉप्स, बैकग्राउंड रेडिएशन, नॉर्म एंड टीई नॉर्म को समझेंगे। रेडियो एक्टिविटीज के यूजेस को समझेंगे और क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं उसे पढ़ेंगे। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ कार्य करते हुए क्या सावधानियां रखनी है उसे समझेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए क्या प्रिकॉशंस होती हैं उसे समझेंगे और फिर अंत में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा लर्नर्स लेन पर कंप्यूटर की और इंग्लिश वोकैब की भी एक सीरीज चल रही है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो यदि अभी तक आपने मेरी उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी जरूर देखें। उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको अपडेट मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर अब हम शुरू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के पार्ट 1 में हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स आर रिलेटिवली स्लो एंड हैवी। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीड में स्लो होते हैं और भारी होते हैं। जो इनका मास होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg और इसका 4 गुना होता है 6.68 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो पेपर में प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के मास का कितना गुना होता है, तब आपका आंसर होगा 4 गुना होता है। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है। ये प्रोटॉन के चार्ज का दुगना होता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम और इसका दुगना होता है 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट है जो स्पीड होती है वो अल्फा पार्टिकल की वो 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर की होती है। नेक्स्ट है जो अल्फा पार्टिकल है उसकी आयनाइजेशन पावर काफी स्ट्रोंग होती है क्योंकि इसके ऊपर लार्ज चार्ज होता है और चूंकि जो आयनाइजेशन प्रोसेस है उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है, इसलिए इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है। एक पेपर शीट के द्वारा ही इन्हें रोका जा सकता है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में हम पार्ट 1 में डिटेल्ड में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इस पर +2 चार्ज होता है। नेक्स्ट है अल्फा पार्टिकल्स कोज फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग ए फ्लोरोसेंट मटेरियल। इसका मतलब है जब अल्फा पार्टिकल फ्लोरोसेंट मटेरियल से टकराता है तो वो फ्लोरोसेंस इफेक्ट दर्शाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अल्फा पार्टिकल स्मॉल डिफ्लेक्शन दर्शाता है। नेक्स्ट है दे हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम सो यूज्ड टू बॉम्बार्ड एटॉमिक न्यूक्लियाई टू कन्वर्ट वन एलिमेंट इनटू अनदर। इसे हम बोलते हैं ट्रांसमुलेशन। इसका मतलब है कि जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इनका यूज बॉम्बार्डिंग में किया जाता है। जो रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था उसमें भी अल्फा कणों की बौछार की गई थी। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल्स। इसके भी जो प्रोसेस है उसको हम पार्ट 1 में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए ताकि आप इन सभी पॉइंट्स को आसानी से समझ सके, क्योंकि इसमें अधिकांश पॉइंट को वहां डिटेल्ड में समझाया गया है। इसमें फर्स्ट है जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनस्टेबल न्यूक्लियस द्वारा एमिट किए जाते हैं। इसमें हम जनरली बीटा माइनस डिके वाले पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। जो बीटा पार्टिकल्स का मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है, जो कि होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -28 kg। नेक्स्ट है जो बीटा पार्टिकल पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, जो कि होता है -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। नेक्स्ट है जो बीटा पार्टिकल्स की स्पीड होती है वो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऑर्डर की होती है।
नेक्स्ट है जो बीटा पार्टिकल की आयनाइजेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में कम होती है और जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल्स की तुलना में ज्यादा होती है। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इन्हें एल्यूमिनियम शीट या प्लास्टिक द्वारा रोका जा सकता है। बीटा पार्टिकल्स भी फ्लोरोसेंट इफेक्ट दर्शाते हैं और जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में ये अल्फा पार्टिकल्स के अपोजिट डायरेक्शन में लार्ज डिफ्लेक्शन दर्शाते हैं, जबकि जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो स्मॉल डिफ्लेक्शन दर्शा रहे थे। जो अल्फा पार्टिकल होता है उस पे +2 चार्ज होता है, उस पे चार्ज ज्यादा होता है इसलिए उसकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है और चूंकि आयनाइजेशन प्रोसेस में हमें अधिक एनर्जी लूज होती है इसलिए उसे पेपर शीट द्वारा ही आसानी से रोका जा सकता है, उसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है। इसके विपरीत जो बीटा पार्टिकल होता है उस पे चार्ज कम होता है, -1 होता है, इसलिए इसकी जो आयनाइजेशन पावर होती है वो अल्फा पार्टिकल की तुलना में कम होती है। चूंकि आयनाइजेशन पावर कम हुई इसकी तो जो इसके लिए एनर्जी जो खर्च होगी वो भी कम ही खर्च होगी, तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर होगी वो अल्फा पार्टिकल से ज्यादा होती है। नेक्स्ट है जो बीटा पार्टिकल्स हैं उन्हें यदि हाई एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट जैसे टंगस्टन इनसे रोका जाता है तो ये एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। जो एक्सरेज होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेडिएशन। जो गामा रेडिएशन होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे एक्सरे है, लाइट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, किंतु जो गामा रेडिएशन है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्सरे और लाइट से डिफरेंट होती है। गामा रेडिएशंस में कोई मास नहीं होता इनका, कोई चार्ज नहीं होता इनका, क्योंकि ये वेव्स होती हैं, कोई पार्टिकल्स नहीं है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स है, बीटा पार्टिकल्स है, उनका चार्ज भी होता है और मास भी होता है। जो गामा रेडिएशंस है उनकी स्पीड लाइट वेलोसिटी की स्पीड के बराबर होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। जो गामा रेडिएशन की आयनाइजेशन पावर है वो बहुत कम होती है और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्शन नहीं दर्शाते हैं। जो अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल होते हैं वो एटम्स को आयनाइज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को उनसे खींचकर, किंतु जो गामा रेडिएशंस हैं वो ऐसा नहीं करती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेवल करते वक्त जो गामा रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज नहीं करती हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा मैटर से इंटरेक्ट भी नहीं करती हैं, इसलिए जो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जबकि जो आयनाइजेशन पावर है वो बहुत कम होती है। गामा रेडिएशन को लेड जैसी धातुएं जिनका हाई एटॉमिक नंबर होता है इसकी एक मोटी या थिक लेयर द्वारा इसे रोका जा सकता है। गामा रेडिएशंस हैं वे भी अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल की तरह फ्लोरोसेंस इफेक्ट दर्शाती हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये रदरफोर्ड के द्वारा दी गई थी, जिसमें फर्स्ट है कि जब अल्फा डिके होता है तो जो भी डॉटर एलिमेंट या फिर डिके के बाद जो भी नया एलिमेंट बनता है वो पीरियोडिक टेबल में पेरेंट एलिमेंट से या फिर जिसका डिके हुआ है उस एलिमेंट से 2 पोजीशन नीचे होता है और उसका जो मास नंबर होता है वो 4 यूनिट कम होता है, मतलब पेरेंट न्यूक्लियस के मास से 4 यूनिट न्यूक्लियस मास कम होगा किसका, डॉटर न्यूक्लियस का। नेक्स्ट है कि जब बीटा डीके होता है तो उसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता। जब बीटा माइनस डीके होता है तो जो नया एटॉमिक न्यूक्लियस बनता है उसका एटॉमिक नंबर एक ग्रेटर होता है पेरेंट न्यूक्लियस से, जबकि यदि बीटा प्लस डीके हो रहा हो तो एक यूनिट कम होगा पेरेंट न्यूक्लियस से। और जब गामा एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। जो रेडियो एक्टिविटी है एक रैंडम प्रोसेस होता है, यह नहीं बताया जा सकता कि कब कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस है वो डिके होगा, लेकिन हम इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है जनरल इक्वेशन फॉर अल्फा एंड बीटा डिके, जिसमें फर्स्ट है अल्फा डिके। यहाँ पे जो एक्स है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ए इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मास है जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। जेड इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है जो कि प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल का एमिशन होता है तो जो नया डॉटर एलिमेंट बनता है वो उसका मास 4 कम होता है और जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज होता है।
इसी तरह जब बीटा माइनस डीके होता है तो उसमें न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जो टोटल सम है उसमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जो नया डॉटर एलिमेंट बनता है जब बीटा माइनस डीके होता है तो उसके मास में तो कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जो प्रोटॉन की संख्या है वही एटॉमिक नंबर दर्शाता है। तो यदि प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होगा। इसलिए जब भी बीटा माइनस डीके होता है तो उसका मास नंबर तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है जेड वो 1 से इंक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जब बीटा प्लस डीके होता है तो उसमें प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में। इसलिए इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल सम में तो कोई चेंज नहीं आता है, किंतु जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है तो प्रोटॉन की संख्या में कमी हो जाती है, और जो प्रोटॉन की संख्या है वही एटॉमिक नंबर होता है। चूंकि प्रोटॉन की संख्या में कमी होगी तो एटॉमिक नंबर में भी कमी होगी। इसलिए जब भी बीटा प्लस डीके होता है तो उसके मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली रिएक्शन होती है तो उसमें भी प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, जिससे प्रोटॉन की संख्या में कमी आती है। इसलिए जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है और मास नंबर में कोई चेंज नहीं होता। इन इक्वेशन से क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि आपको इस तरीके से एक एलिमेंट दे दिया गया ऑर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है 37। इसकी इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाली रिएक्शन की जा रही है और एक नया एलिमेंट बन रहा है Y, जिसका एटॉमिक नंबर है Z-1 और मास नंबर है A। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि जो Y है वो कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी जनरल इक्वेशन देखेंगे कि ये किस तरीके की वाली रिएक्शन है। ये वाली रिएक्शन है। तो इसमें हमने देखा जो मास नंबर है उसमें तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज हो जाता है। मतलब यदि यहाँ पे मास नंबर 37 है तो इधर भी मास नंबर क्या होगा 37, और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से डिक्रीज होगा, तो 18 में से 1 गया तो क्या बचेगा 17। अब हमें ये पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 17 का कौन सा एलिमेंट होता है। तो 17 नंबर पे जो एलिमेंट आता है वो होता है क्लोरीन। तो यहाँ से हमारा ये आंसर निकलता है कि इसका जो वाई है वो एलिमेंट है क्लोरीन। नेक्स्ट है न्यूक्लियर फिनोमिना। जो रेडियो एक्टिविटी है वो एक न्यूक्लियर फिनोमिना है, क्योंकि इस प्रोसेस में एटम की न्यूक्लियस से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट होती हैं, और चूंकि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उसमें एटम का न्यूक्लियस चेंज होता है और एक डिफरेंट एलिमेंट ही प्रोड्यूस होता है। जो रेडियो एक्टिविटी डिके प्रोसेस है ये एक्सटर्नल कंडीशन से प्रभावित नहीं होता। मतलब आप चाहे कोई भी टेम्परेचर प्रेशर रख लें, वो रेडियो एक्टिव डिके की रेट को नहीं बदल सकता। कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो वो रेडियो एक्टिव डिके की रेट को चेंज नहीं कर सकता है। और जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका भी इस रिएक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव डिके होता है वो न्यूक्लियस में डिपेंड करता है। यदि उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या हो जाए और एक्सेस अमाउंट में एनर्जी हो तो वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव होता है। एक सिंगल स्टेप रेडियो एक्टिविटी डिके में अल्फा और बीटा पार्टिकल एक साथ कभी भी एमिट नहीं होते हैं, किंतु अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल जो भी एमिट होता है उसके साथ गामा रेडिएशन एमिट हो सकती हैं। नेक्स्ट है जो डॉटर प्रोडक्ट बनते हैं वो भी रेडियो एक्टिव हो सकते हैं। इसका मतलब है कि जब कोई पेरेंट न्यूक्लियस है जो कि रेडियो एक्टिव है और डिके होने के बाद वो डॉटर न्यूक्लियस में बदल जाता है, यदि उसका न्यूक्लियस अभी भी अनस्टेबल है तो वह भी रेडियो एक्टिव हो सकता है और अल्फा बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, और यह प्रोसेस तब तक आगे चलता है जब तक वो एक स्टेबल न्यूक्लियस में फॉर्म ना हो जाए। नेक्स्ट है रेडियो आइसोटॉप्स। आइसोटॉप का मतलब होता है वे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है किंतु मास नंबर डिफरेंट होता है। मास नंबर किसी भी एलिमेंट के लिए उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की टोटल संख्या होती है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप को रेडियो आइसोटोप, रेडियो न्यूक्लियाइड, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड के नाम से भी जाना जाता है। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है उनका न्यूक्लियस भी अल्फा बीटा गामा रेज का एमिशन करता है। जो जिनका जेड है वो 82 से लेस होता है। जेड का मतलब क्या होता है उनका एटॉमिक नंबर,
यदि 82 से कम है, ऐसे कुछ एलिमेंट भी हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं, जैसे कार्बन 14। कार्बन 14 में प्रोटॉन की संख्या होती है 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी होता है 6। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने प्रोटॉन होते हैं। तो इसके बाद जो 14 है वो इसका मास नंबर है। जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। यदि प्रोटॉन 6 है तो C14 में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 14 - 6 = 8। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, तो न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाए या एक्सेस ऑफ एनर्जी हो तो वो रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है कोबाल्ट 60। इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या हो गई 27, किंतु इसका मास नंबर क्या है? 60, तो इसलिए इसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 60 - 27 वो होता है 33। तो इसमें भी न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है, इसलिए ये भी एक रेडियो एक्टिव है। रेडियो आइसोटोप्स के कई फायदे भी होते हैं, जैसे जो कोबाल्ट 60 है इसका यूज कैंसर के डेवलपमेंट इसको पता लगाने में किया जाता है। अदर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है उनका यूज ट्रेसर्स के रूप में किया जाता है और रिसर्च में भी किया जाता है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड रेडिएशन। ये इस टाइप की जो रेडिएशन होती हैं वो एक्चुअली हमें विजिबल नहीं होती हैं, किंतु रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट होता है। ये दो तरीके से हो सकते हैं सोर्स, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स के एग्जांपल हैं पोटेशियम 40। 40 पोटेशियम का मास नंबर है, जो कि इसमें प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। चूंकि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 19 होता है, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या होगी 19, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें फिर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हुई? 40 - 19 = 21। नेक्स्ट है कार्बन 14। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसलिए इसमें प्रोटॉन की संख्या है 6, इसलिए इसमें फिर न्यूट्रॉन कितने होंगे? 14 - 6 = 8। और रेडियम है, ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं। जो हमारे घर है, बिल्डिंग्स है, हवा में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेडोन 222, थोरोन है, और इनके रेडियो एक्टिव डिके के कारण जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं वे, और रेडियम 226 है, थोरियम है। ये सभी चट्टानों में या जो बिल्डिंग बनाने वाले मटेरियल होते हैं उसमें या मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल सोर्स। इसके एग्जांपल है कॉस्मिक रेज, नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सोलर रेडिएशन है, एमरिशियम 241 है, फास्फोरस 32 है, सीजियम 137 है, कोबाल्ट 60 है, एक्सरे मशीन है। एक्सरे मशीन भी तभी एक्सटर्नल सोर्स के रूप में कार्य करती है जब वो एनर्जाइज्ड हो, मतलब यदि एक्सरे मशीन बंद है तो वो कोई रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है लो एंड मॉडरेट एनर्जी बीटा रेडिएशन एमिटर्स, मतलब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो लो और मॉडरेट एनर्जी को एमिट करते हैं, जो कम हार्मफुल होती है, जैसे हाइड्रोजन 3, कार्बन 14, निकल 63, फास्फोरस 33, सल्फर 35। नेक्स्ट है जो बैकग्राउंड रेडिएशन होती है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन के लेवल को मेजर करने के लिए एक तरीका है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, and which is not due to deliberate introduction of radiation sources। और इन्हें हम एक्चुअली ये विजिबल नहीं होती है, किंतु रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट होता है। जो बैकग्राउंड रेडिएशन का ओरिजिनेट है, मतलब जहां से ये निकलती हैं, वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब वो नेचुरल सोर्स भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल सोर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है नॉर्म एंड टीई नॉर्म, नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जिसे हम शॉर्ट में नॉर्म बोलते हैं। ये हमारे अर्थ सरफेस पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, किंतु तेल और गैस को खोजना या खदानों जैसी जो मानवीय क्रियाविधि होती है उसके कारण ये पृथ्वी की सरफेस तक लाए जाते हैं, और रेडॉन गैस के रिसाव जैसा जो नेचुरल प्रोसेस है उसके कारण भी हमारी पृथ्वी पर इनकी मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकली एनहेंस्ड नेचुरल अकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं टीई नॉर्म। इसका मतलब है जो टेक्नोलॉजिकली एनहेंस होता है, टेक्नोलॉजिकल जो वृद्धि होती है नॉर्म्स में, उनके कारण जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे अर्थ सरफेस पर बढ़ रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है कोल ऐश, यानी कोयले की राख, जो कि पावर प्लांट में कोयले को बर्न किया जाता है तब उसके कारण प्रोड्यूस होती है। यदि जो रेडियो एक्टिविटी है ये बहुत ज्यादा हो जाए बैकग्राउंड लेवल से, तो ये कई इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स का कारण बन सकती हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ रेडियो एक्टिविटी।
रेडियो एक्टिविटी के क्या क्या यूज होते हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर यूज टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के अध्ययन में किया जाता है। टू डायग्नोस एंड ट्रीट डिजीज, बीमारियों को पता लगाने में और उसका निदान करने में, उपचार करने में किया जाता है। टू स्टेरलाइज मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड फूड, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फूड्स होते हैं, उन्हें कीटाणु रहित बनाने में किया जाता है। टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर और हीट के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाता है। एंड टू मॉनिटर वेरियस स्टेप्स इन ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में विभिन्न चरणों के ऊपर निगरानी रखने में किया जाता है। और जो रेडियो आइसोटोप का कॉमन एप्लीकेशन है वो है ट्रेसर्स के रूप में। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ वीक रेडियो एक्टिव आइसोटोप लाइक रेडियो सोडियम क्लोराइड, रेडियो आयरन एंड रेडियो आयोडीन। इनका यूज किया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स एंड ब्लड क्लोटेड, रक्त का थक्का जो जमता है उसे डिटेक्ट करने में। They are called tracers as used for diagnosis. Next है alpha particles emitted from radioisotopes are used as projectiles for nuclear reaction. जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें प्रोजेक्टाइल्स यानी प्रक्षेप्य के रूप में उन रेडियो आइसोटोप्स का यूज किया जाता है जो अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग का गुण होता है, जो अल्फा पार्टिकल का बिखराव होता है, उसकी हेल्प से हम न्यूक्लियस के साइज के बारे में और उसके जो बल लग रहे हैं, नेचुरल फोर्सेस जो उस पे अप्लाई हो रहे हैं उसके बारे में आसानी से समझ सकते हैं। अल्फा पार्टिकल की ही बौछार रदरफोर्ड ने अपने गोल्डफॉइल एक्सपेरिमेंट में की थी और अपना एटॉमिक मॉडल दिया था। नेक्स्ट है गामा रेज एमिटेड बाय रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड टू स्टेरलाइज बैंडेज ड्रेसिंग एंड सीरीज टू मेक देम फ्री फ्रॉम जर्म्स। तो इसमें जो है, जो रेडियो आइसोटोप हैं वो जो गामा रेज एमिट करते हैं उनका यूज किया जाता है बैंडेज को ड्रेसिंग में, और जो इंजेक्शन होते हैं उन्हें जर्म से फ्री करने के लिए या कीटाणु रहित बनाने में। Next, knowing the penetration power of beta radiation from radioisotopes, they are used to control thickness of paper, plastic and metal sheet during manufacture. यानी निर्माण के दौरान पेपर, प्लास्टिक, मेटल शीट इनकी थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए भी रेडियो आइसोटोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इनका यूज एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर में फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनके यूजेस के साथ दिए गए हैं। एग्जाम्स में कई बार इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, जैसे स्मोक डिटेक्टर में कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है, तो उसका आंसर होगा एमरिशियम 241। तो इस तरीके से हम अन्य रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी देख लेते हैं, जैसे जो कोबाल्ट 60 है, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है बाई रेडिएशन थेरेपी, और इसका यूज फूड प्रोडक्ट्स में बैक्टीरिया को मारने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट रेडियम 226 है, इसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। आयोडीन 129 का यूज टू चेक सम रेडियो एक्टिविटी काउंटर्स इन विट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग लेबोरेटरीज, इसमें किया जाता है। आयोडीन 131 है, इसका यूज थायराइड के ट्रीटमेंट में किया जाता है। यूरेनियम 235 है, इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर एंड वेपन में किया जाता है। एमरिशियम 241 है, इसका यूज स्मोक डिटेक्टर में किया जाता है। कार्बन 14 है, इसका यूज कार्बन डेटिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड सब्सटेंसेस में किया जाता है, और इसका यूज है जो रिसर्च में भी किया जाता है टू डिटरमाइन स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लांट फोटोसिंथेसिस। कार्बन डेटिंग क्या होती है, इससे हम जो कोई भी चट्टान है उसकी एज का या उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं, मतलब वो कितना पुराना है इस बारे में जान सकते हैं। और ये कैसे पॉसिबल होता है, जो उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कितनी मात्रा में बचा हुआ है, इस आधार पर हम पता लगाते हैं। जो यूरेनियम 238 है, इसका यूज किया जाता है आर्कियोलॉजिकल डेटिंग में। टेक्नीशियम 99 का यूज किया जाता है टू डायग्नोस एंड ट्रेस लोकेशन ऑफ कैंसरस ट्यूमरस में। फास्फोरस 32 और फास्फोरस 33, इसका यूज किया जाता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स रिसर्च में। और सेलेनियम 75, इसका यूज किया जाता है प्रोटीन स्टडीज इन लाइफ साइंस। हाइड्रोजन 3 और ट्रिटियम, इसका यूज किया जाता है यूज टू स्टडी लाइफ साइंस एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। जो रेडिएशन होती है वो हमारी बॉडी की इंटरनल केमिस्ट्री को डैमेज कर सकती है, खराब कर सकती है। ब्रेकिंग अप केमिकल बॉन्ड्स इन आवर टिश्यूज, जो हमारे ऊतकों में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें तोड़ सकती है। किलिंग सेल्स, हमारी कोशिकाओं को नष्ट कर सकती है। एंड डैमेजिंग डीएनए, हमारे डीएनए को खराब कर सकती है। इसके कारण हमें कैंसर भी हो सकता है।
इन वेरी हाई डोजेज रेडिएशन कैन कोज सिकनेस एंड डेथ विद इन आवर्स, और इसकी बहुत अधिक मात्रा हो तो यह कुछ ही घंटों में हमारी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। नेक्स्ट है रेडिएशन कैन हार्म आइदर द होल बॉडी सोमेटिक डैमेजेस। जो रेडिएशन होती है वो हमारी दैहिक क्षति के लिए भी नुकसानदायक है। एग्स एंड स्पर्म्स को नुकसान पहुंचाती है, जेनेटिक डैमेज कर सकती है, जो हमारे आनुवंशिक जीन हैं उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। जो रेडिएशन का इफेक्ट है उसे क्लियरली उन कोशिकाओं द्वारा पता लगाया जा सकता है जो तीव्र प्रजनन करती है, जैसे स्टमक लाइनिंग है, हेयर फॉलिकल्स यानी बालों के रोम, बोन मैरो, अस्थि मज्जा एंड एम्ब्रियोज यानी भ्रूण, इनके द्वारा पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू वेरी हाई लेवल ऑफ रेडिएशन कैन कोज एक्यूट हेल्थ इफेक्ट्स सच एज स्किन बर्न्स, जैसे स्किन का जलना, एंड एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम्स, जैसे हम रेडिएशन सिकनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं जो कुछ समय में सही हो जाते हैं, ऐसे इफेक्ट जैसे लॉस ऑफ हेयर है, बालों का झड़ना, डायहेरिया यानी दस्त होना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना, और नोसिया यानी जी मिचलाना। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है जैसे कैंसर, जेनेटिक इफेक्ट्स, ल्यूकेमिया, एंड ये हृदय संबंधित जो डिजीज होती हैं वो। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैन कोज लंग कैंसर, यानी अल्फा पार्टिकल्स यदि स्ट्रांगली एक्सपोजर हो तो उससे फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ कार्य करते हुए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें पहला है व्हेन हैंडलिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ऑलवेज वेयर द एप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग। मतलब जब भी आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या के साथ कार्य कर रहे हैं तब आप हमेशा उचित प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनेंगे, लैब कोट पहनेंगे, डिस्पोजल क्लोथ्स पहनेंगे, और जो ये लैब कोट्स है इन्हें आप अपने रेगुलर क्लोथ्स से अलग रखेंगे। नेक्स्ट है पीपल शुड पुट ऑन स्पेशल लेड लाइन एप्रन्स एंड लेड ग्लव्स। मतलब जब भी आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ कुछ कार्य कर रहे हैं तो आप लेड लाइंड एप्रन्स पहनेंगे और ग्लव्स का यूज करेंगे। की पर्सनल आइटम्स जैसे हैंडबैग्स है इन्हें लैब के बाहर रखेंगे। नेक्स्ट है यूज एप्रोप्रिएट रेडिएशन शील्ड्स। मतलब जो विकिरण के प्रति उचित ढाल है उनका यूज करेंगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल शुड बी हैंडल विद लॉन्ग लेड टोंग्स। इसका मतलब है जो लेड धातु की बनी हुई लंबी चिमटी होती है उससे आप रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या मटेरियल को पकड़ेंगे। नेक्स्ट है लैब्स में खाना स्मोक करना और ड्रिंकिंग करना और कॉस्मेटिक अप्लाई करना ये सब निषेध होता है। नेक्स्ट है आप कभी भी माउथ के द्वारा पिपेट नहीं करेंगे, हमेशा पिपेटिंग डिवाइस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है रेगुलर चेक द रेडिएशन लेवल ऑफ योर वर्किंग एरियाज एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड। इसका मतलब है आप जिस क्षेत्र में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पर कार्य कर रहे हैं वहां का और जिन ऑब्जेक्ट्स का आप यूज कर रहे हैं उनके रेडिएशन लेवल का आप रेगुलर चेक कराएंगे। नेक्स्ट है जो शॉर्ट लिविंग और लॉन्ग लिविंग रेडियो एक्टिव वेस्ट है उन्हें सेपरेट करेंगे और उनका उचित निपटारण करेंगे। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी केप्ट इन थिक लेड कंटेनर्स विद ए वेरी नैरो ओपनिंग सो एज टू स्टॉप रेडिएशंस कमिंग आउट फ्रॉम अदर डायरेक्शन। इसका मतलब है जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उन्हें आप थिक यानी मोटे सकरे लेड के कंटेनर्स में रखेंगे। नेक्स्ट वॉश योर हैंड्स थ्रोली व्हेन यू लीव द लैब। और जब भी आप लैब से काम करके बाहर निकलेंगे तो आप अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हुए उस समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले है प्रॉपर डिजाइन, प्लांट लेआउट एंड एडुकेट शील्डिंग। मतलब हमें उसका प्रॉपर डिजाइन प्लान करना होगा, उसका प्लांट लेआउट हो और उसके परिरक्षण में भी जो सावधानियां रखनी चाहिए उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है लिमिट्स ऑफ एयर कंटेमिनेशन लेवल्स इन डिफरेंट जोन्स ऑफ द प्लांट। उस प्लांट के जो विभिन्न क्षेत्र हैं आसपास के उसमें जो वातावरण का संदूषण का लेवल है उसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो आसपास का क्षेत्र है उसमें रेडिएशन का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं हो जाए, बहुत ज्यादा वहां का जो वातावरण है वहां की एयर प्रदूषित ना हो जाए। नेक्स्ट है सोर्स कंट्रोल बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स। इसका मतलब है कि ये प्लांट बनाते हुए समय आप जिस भी मटेरियल और कंपोनेंट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं वो उचित होना चाहिए ताकि जो भी मटेरियल या कंपोनेंट यूज किया जा रहा है वो रेडियो एक्टिव विकिरण के जोखिम को बढ़ाए नहीं। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ द पावर प्लांट मस्ट बी शील्डेड विद लेड एंड स्टील वॉल्स। इसका मतलब है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट आप बनाएंगे उसका जो चारों तरफ से उसको परिरक्षित किया जाना चाहिए लेड और स्टील की वॉल्स के थ्रू। नेक्स्ट है द न्यूक्लियर रिएक्टर मस्ट बी हाउस्ड इन एन एयर टाइट बिल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट स्ट्रक्चर विद कैन
विद स्टैंड अर्थक्वेक एंड एक्सप्लोजन। इसका मतलब है जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एयर टाइट बिल्डिंग होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग मजबूत कंक्रीट से बनी हुई होनी चाहिए, ताकि वो कोई भी जैसे विस्फोट हो जाए या फिर तूफान आ जाए उस स्थिति का सामना कर सके। नेक्स्ट है देयर मस्ट बी बैकअप ऑफ कूलिंग सिस्टम फॉर द रिएक्टर कोर। रिएक्टर कोर के लिए वहां पे कूलिंग सिस्टम का बैकअप होना चाहिए। एंड नेक्स्ट है देयर शुड बी सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। जो भी आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वेस्ट आता है, न्यूक्लियर वेस्ट आता है, उसका उचित निपटान भी किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास नंबर ऑफ 14 एंड एटॉमिक नंबर 6 हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 20। तो हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है उसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो मास नंबर की वैल्यू होती है उस एलिमेंट में कि जितने प्रोटॉन है उसकी संख्या और उसमें जितने न्यूट्रॉन है उसकी संख्या के योग के बराबर होती है। इसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि एलिमेंट का जो भी एटॉमिक नंबर होता है वही उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। तो हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसका मास नंबर है 14, यानी ए की वैल्यू कितनी है? 14 है। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे दिया गया है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है 6, यानी उसमें प्रोटॉन की संख्या है 6। तो अब हमें इसमें से ज्ञात करना है कि उसमें कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। तो इस इक्वेशन से हम न्यूट्रॉन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 इधर प्लस में है, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में, यानी न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 में से हमें 6 घटाना होगा। 14 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 8। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड फॉर स्मोक डिटेक्टर? ऑप्शन ए एमेशियम 241, ऑप्शन बी यूरेनियम 235, ऑप्शन सी आयोडीन 131, ऑप्शन डी हाइड्रोजन 3। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि जो स्मोक डिटेक्टर है उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है अमेशियम 241। नेक्स्ट है इफ एन एटम्स एटॉमिक नंबर इज गिवन बाय जेड, इट्स एटॉमिक मास बाय ए एंड इट्स न्यूट्रॉन नंबर बाय एन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ऑप्शन ए n is equal to a plus z, option B n is equal to a minus z, option C n is equal to z minus a and option D none of the above is correct। तो हमने अभी अभी इसके बारे में पढ़ा था कि जो कोई भी एलिमेंट होता है उसका जो मास नंबर होता है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो जो भी यहाँ पे दिया गया है हमारे पास जो मास नंबर है वो ए, उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो उसका एटॉमिक नंबर दिया गया है वो है जेड। एटॉमिक नंबर उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है, तो यहाँ पे प्रोटॉन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? जेड द्वारा। और नेक्स्ट दिया गया है एंड इट्स न्यूट्रॉन नंबर बाय एन, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है? एन से। तो जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो अब हमें ये देखना है कि ये वाली इक्वेशन कौन से ऑप्शन में मैच होती है। तो ऑप्शन बी देखिए, यहाँ n इज इक्वल टू है a माइनस जेड। जेड यहाँ पे माइनस में है, लेकिन यदि हम जेड को इधर से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, तब हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी a इज इक्वल टू n प्लस जेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है द एग्जिस्टेंस ऑफ द न्यूट्रिनो वाज पोस्टुलेटेड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन। ऑप्शन ए अल्फा डिके, ऑप्शन बी फिजन, ऑप्शन सी बीटा डिके एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमने न्यूट्रिनो के बारे में किस में पढ़ा था? बीटा डिके में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th है विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन स्टडीज इन लाइफ साइंस? ऑप्शन ए सेलेनियम 75, ऑप्शन बी एमरिशियम 241, ऑप्शन सी यूरेनियम 235 एंड ऑप्शन डी आयोडीन 131। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था जो सेलेनियम 75 है उसका यूज किया जाता है प्रोटीन स्टडीज में इन लाइफ साइंस। नेक्स्ट है आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव न्यूक्लियाई विद। ऑप्शन ए द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी a different number of protons and the same number of neutrons, option C the same number of protons but different number of neutrons, and option D a different number of protons and a different number of neutrons। तो हमने
पढ़ा था कि जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। तो जो एटॉमिक नंबर सेम है, इसका मतलब प्रोटॉन नंबर सेम है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उस एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर होता है। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेम नंबर ऑफ तो प्रोटॉन होना चाहिए, जो ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन बी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट है कि जो आइसोटोप्स होता है उसका मास नंबर डिफरेंट होता है। तो मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो क्योंकि यदि प्रोटॉन की संख्या सेम हो गई, तो अब यदि न्यूट्रॉन की संख्या भी सेम हो जाएगी तो उसका मास नंबर भी सेम हो जाएगा। इसलिए मास नंबर डिफरेंट होने के लिए जरूरी है कि उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, द न्यूट्रल एटम्स ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंटेन द सेम नंबर ऑफ। ऑप्शन ए न्यूट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी मास नंबर्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो हमने अभी पढ़ा था जो आइसोटॉप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब उनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है, लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट होता है और उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या भी डिफरेंट होती है। तो जो सेम नंबर्स में होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल थ्री टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव एमिशंस। थ्री टाइप्स कौन कौन से होते हैं? अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन। तो हमें बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो इन तीनों के लिए ही ट्रू है। ऑप्शन ए, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ऑप्शन बी, दे आयोनाइज गैसेस, ऑप्शन सी, दे आर completely absorbed by a thin aluminum sheet एंड ऑप्शन डी, दे emit लाइट। तो जो इसमें है दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तीनों नहीं होते क्योंकि गामा रेडिएशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ता है। ऑप्शन बी है दे आयोनाइज गैसेस, हाँ ये तीनों एमिशंस जो होते हैं उन तीनों में ही ये प्रॉपर्टीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एन अल्फा पार्टिकल इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए एन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी ए हीलियम न्यूक्लियस, ऑप्शन सी ए पॉजिट्रॉन एंड ऑप्शन डी ए न्यूट्रिनो। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था जो अल्फा पार्टिकल है इसका न्यूक्लियस हीलियम के न्यूक्लियस के समान होता है, इसलिए इसे हम ए हीलियम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आपका लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और मैं इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती रहूंगी। फ्रेंड्स, लर्नर्स लेन पे जो अन्य सीरीज चल रही है इंग्लिश वोकैब की, जनरल साइंस की और अन्य जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप प्लीज उन वीडियो को भी एक बार जरूर देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।